हाँ देखिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि हेनरी बेकरल नाम के आदमी ने खोज की थी 1896 में, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है उसका डिके होता है, उसका नाश होता है, खत्म होता है, वो बर्बाद हो जाता है कि नहीं। इसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तीन टाइप का रेडियो एक्टिव डिके होता है। एक होता है अल्फा डिके, उसमें न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल के निकलने का मतलब हुआ कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकल जाएगा, और इसको हम लोग हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक होता है बीटा डिके। तो बीटा डिके 2 टाइप का होता है, एक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है और एक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। इन दोनों प्रोसेसेस में एक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे में से पॉजिट्रॉन निकलता है। डिटेल में तो हम लोग आगे इसको देखेंगे। गामा डिके में क्या होता था, तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता था, ये होता था। ठीक है, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास जो होता है ना, माने मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो होगा वो वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यानी 9.1 × 10⁻³ kg। लेकिन चार्ज जो होता है पॉजिट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो होता है लेकिन प्लस में होता है, यानी +1.6 × 10⁻19 कूलम। ये देख रहे थे। फिर हमने लॉ देखा था, तो लॉ में हमने ये देखा था कि रेट ऑफ डीके जो होता है, बोलिए ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है। और यहां सामने माइनस इसीलिए आया था क्योंकि बाबू कोई भी चीज कम हो रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है ना। फिर हम लोगों ने इसको डिराइव किया था और हम लोगों ने केस ये लिया था कि t = 0 पे अगर n0 न्यूक्लियाई है और t = t पे अगर n न्यूक्लियाई हो जाए तो बताओ t टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने मिलते थे। तो n0 e⁻ λt, जिसमें लैम्डा को बोला जाता था डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बोलिए ना, क्या बोला जाता था, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था ना। फिर हम लोगों ने देखा था एक्टिविटी। तो बाबू यहां पर ये जो dN/dt है, बोलिए माइनस साइन को इधर लेके आ जाइए, तो -dN/dt जो है इसी को बोला जाता है एक्टिविटी, इसी को बोला जाता है एक्टिविटी। और ये जब इक्वालिटी का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट लगाओगे ना, वही कांस्टेंट ये हुआ करता था। तो एक्टिविटी जो कि -dN/dt है वो किसके बराबर था, λ × n के बराबर था। ठीक है बाबू, -dN/dt किसके बराबर था, λ × n। और इसी को एक्टिविटी कहा जाता है, डिनोट किया जाता है कैसे, r से, और ये λ × n हो गया था। यूनिट ऑफ एक्टिविटी आपको याद आ रहा होगा, एक था आपका बेकेरल, बेकेरल का मतलब 1 डीके पर सेकेंड। एक था आपका क्यूरी 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकेंड, बोलो। और एक था आपका रदरफोर्ड 10⁻6 डीके पर सेकेंड। हाफ लाइफ देखा था, जितने समय के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सीधे आधे हो जाएं उसको बोला जाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाय t हाफ एंड द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ इज ln2 λ, एंड द वैल्यू ऑफ ln2 = 0.693 अपॉन ऐसा लैम्डा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एवरेज लाइफ देखा था, तो एवरेज लाइफ विच इज डिनोटेड बाय टाउ, और ये हुआ था 1 अपॉन लैम्डा। अब हम जानते हैं कि t हाफ जो होता है वो ln2/λ होता है। तो हम t हाफ को अगर t हाफ रहने दें और ln2 को ln2 रहने दें तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम टाउ भी तो लिख सकते हैं। तो t हाफ जो होता है वो ln2 × टाउ, ln2 × एवरेज लाइफ होता है। या फिर अगर हम इसको नीचे लेके चले आए तो एवरेज लाइफ होता है t हाफ अपॉन ln2। तो यहाँ पर ln2 है और यहाँ 1 अपॉन ln2 है, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप दोनों की वैल्यू याद कर लीजिए। ln2 की वैल्यू 0.693, 1 अपॉन ln2 की वैल्यू 1.44 हो जाता है। अब एक और बात है, यहाँ जो एक्टिविटी हम लोगों ने देखा था ना, उसमें हम n की जगह पे अगर n0 e⁻ λt रख दें, n की जगह पे, तो लैम्डा और n0 को मिला के क्या बना था, r0 बना था। क्या बोलते हो, तो n बराबर होता है n0 e⁻ λt और r बराबर होता है r0 e⁻ λt। तो वो बात देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूंकि दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम है, इसीलिए दोनों का जो डिक्रीमेंट होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। तो आपको याद आ रहा होगा दोनों का ग्राफ ऐसा ही ना हम लोग बनाए थे, जिसमें ये था आपका n और ये अगर t था, ये अगर r और ये क्या था t था, तो ये था आपका n0 और ये था आपका r0।
सही है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक एवरेज लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचते हैं वो कितने बचते हैं? 0.37 एन नॉट बचते हैं। इसका मतलब हुआ 37% ऑफ एन नॉट खाली बचता है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ग्राफ बिटवीन ये सब हो गया है। आफ्टर एन हाफ लाइफ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे रहते हैं? तो एन डिवाइडेड बाई एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर एन, कितना फ्रैक्शन बचता है? तो 1/2 टू दी पावर एन। कितना परसेंटेज बचता है? तो 1/2 टू दी पावर एन इंटू क्या? 100। ये सब देखा था हम लोगों ने। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड आफ्टर टाइम टी, तो कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई खत्म हो चुका है? तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे शुरू में एन नॉट था, बाद में कितना है? एन है, तो कितने लोग मर चुके हैं ये अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? एन नॉट में से एन को घटा लीजिए। तो एन नॉट में से एन जिसकी वैल्यू होती है एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी घटा लीजिएगा, एन नॉट कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस। ये बड़का इक्वेशन, और इसका ग्राफ जो बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, मतलब बढ़ते 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 एन नॉट हो गया। ये मरने वाले लोगों की संख्या है। टी इज इक्वल टू 0 पे कोई नहीं मरा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग मरते जा रहे हैं, और सारे लोगों को मरने में समय लग जाएगा इनफाइनाइट। क्या बात है। इन सेम टाइम इंटरवल, अगर समय का अंतराल हम समान ले लें तो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड चाहे फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड सेम होगा। बोलिए, यानी पहले 5 सेकंड में अगर 10% खत्म हो गया है तो अगले 5 सेकंड में जो बचा है उसका 10% खत्म होगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि 100 और मान लो 5 सेकंड में 90 हो जाता है, तो अगले 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? आप लोगों ने कहा था कि सर देखिए 80 हो जाता है, तो ये मैंने कहा था कि गलत हो जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा था कि 81 हो जाएगा, और तब मैंने कहा था कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 10% मर गया तो 90 अरे कितने लोग मरे होंगे? 10% लोग मरे होंगे। तो अभी इसका 10% फिर मरेगा ना, तो हाँ, फिर उसका 10%, फिर उसका 10, ऐसा करता चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। ये सब तो हम लोगों ने बस देखा था और आंसर बताया था कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, है कि नहीं? ये सब हम लोगों ने देखा था। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। और हम लोग, मुझको लग रहा है कि यहां तक पहुंचे थे। कह रहा है 12.5 साल है हाफ लाइफ, तो कह रहा है कि 25 साल के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा? मैं जानता हूं, हो गया, आंसर बताइए। 25 साल का मतलब कितना? 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ में आधा का आधा हो जाएगा, 1/4 बचेगा, और क्या। तो ये हो गया था। यहां आके हम लोग ये भी हो गया था। कह रहा है 7/8 खत्म हो गया, वही तो बचा कितना है? 1/8 का मतलब हुआ 3 हाफ लाइफ। याद है 3 हाफ लाइफ? तो 3 हाफ लाइफ है, और 1 हाफ लाइफ इतने का है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मुझे तो याद आ रहा है 4866 साल आया था। देखिए आंसर तक याद है हमको। ठीक है, हाँ, यहां बिल्कुल पक्का के हम लोग रुक गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 90 to 238 sample if the half life of the alpha decay is 450 crore years? Oh my god, this is 450 crore years, 4 अरब 50 करोड़ साल। समझ रहे हैं? इतने साल में जो यूरेनियम का सैंपल है वो अपने मास का आधा हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना दिन जीना पड़ेगा, और कौन सा मेथड है? प्रैक्टिकली चेक करना है तो इतना दिन जीना पड़ेगा ना। ठीक है, अब सुनिए, हमसे एक्टिविटी पूछ रहा है। शांत हो जाइए, क्या पूछ रहा है? और एक्टिविटी हमने पढ़ा है आर से डिनोट किया जाता है, और वो लैम्डा इंटू एन होता है। याद आया? अरे लैम्डा इंटू क्या होता है? एन होता है। एन का मतलब हुआ जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। एन का मतलब हुआ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, और लैम्डा है डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर कोई हमको लैम्डा की वैल्यू बता दे, कोई हमको एन की वैल्यू बता दे, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सुनिए, हम जानते हैं कि टी हाफ जो है
वो है 45010 क्या 6 ईयर। एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 2 जीरो भी इसी को काहे नहीं दे दिया, नहीं दे देता है। 45 इंटू 10⁸ हो जाता है, ऐसा क्या दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, और ये भी हम जानते हैं कि टी हाफ जो होता है बाबू, क्या टी हाफ जो होता है वो होता है ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो आप टी हाफ की जगह पे रख लीजिए 4500 इंटू 10⁶ ईयर, ln2 की जगह पे रख लिए 0.693 और डिवाइडेड बाई, अब इसको इधर लेके जाइए, इसको नीचे लेके जाइए, बोलिए ना, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो लैम्डा की वैल्यू पर सेकंड में नहीं मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी पर ईयर में। लैम्डा की वैल्यू किस में मिलेगी, पर ईयर में मिलेगी। कुछ भी हाथी घोड़ा आएगा पर क्या आएगा, ईयर, ऐसा करके कुछ आएगा। सही है बाबू, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, हमको अब पता करना है, लैम्डा तो निकल गया ना, अब हमको पता करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा और सैंपल कितना है, 1 ग्राम का है। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर गिवन अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस दिया जाए तो हम उसके नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले निकालना होता है नंबर ऑफ, हाँ सही बोल रहे, बोलो, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, ऊपर में रखना होता है गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि कितना है 1 ग्राम है, और नीचे लिखा जाता है मोलर मास। तो मोलर मास के लिए जो मास नंबर है क्या है, इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 238, और ये ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/238 मोल है इसमें। और 1 मोल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो अब अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ क्या एटम्स, तो 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल में कितने एटम्स हो गए ये जानने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, और जितने एटम्स होंगे उतने ही न्यूक्लियस होंगे, हर एटम के पास 1 न्यूक्लियस होता है जा। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ क्या न्यूक्लियस भी अगर आपको निकालना है, जिसको हम लोग n से बोल रहे हैं, बताइए वो भी यही ना आएगा, अरे वो भी यही ना आएगा, अरे भाई। तो देखिए सुनिएगा 1 मिनट, हाँ कहाँ गया, हम लोग लैम्डा की जगह पे इसको पुट कर देंगे, n की जगह पे इसको पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस यहाँ एक्टिविटी आपको पर ईयर में मिलेगा, पर सेकंड में नहीं मिलेगा। अरे बोलिए, और पर ईयर में ही आप रहने दे सकते हैं, पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 365 से, बोलिए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, तो घंटा में नहीं बाबू मेरे, अगर इसको नहीं सुनिए ना, अगर ईयर में ना आएगा ये, अरे तुम इसको रखोगे तो पर ईयर में ना आएगा। तो ईयर में, ईयर को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिन मिलेगा, दिन आएगा, और फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो घंटा आएगा, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट आएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड आएगा। तो मिला जुला के हम ये नहीं करेंगे, सही है, हम लोग रहने देंगे ईयर में ही, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का है और बिहार बोर्ड 2011 का है। तो ये उस जमाने में ऐसा क्वेश्चन आप 2009, 2010, 2011, 2012 के क्वेश्चंस देखिएगा, नहीं पगलाने वाला नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक मिलेगा आपको, वो अच्छे क्वेश्चन थे। 2018 तो सबसे पीक ईयर था, समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज था। तो बाबू अब पता नहीं हम लोगों के साथ क्या था बिहार बोर्ड को दुश्मनी, कि हम लोग के जमाने में ऐसा क्वेश्चन पूछता था। अभी नहीं पूछता है, अभी तो इतना आसान पूछता है कि क्या बताया जाए। चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए 2021 में 5 नंबर में क्या पूछा है, पूछा है कि n बराबर n0 e⁻ लैम्डा t को क्या करिए, डिराइव करिए। किया था ना हम लोगों ने डिराइव, अरे वो dn/dt = माइनस लैम्डा t, dt को उधर ले गए थे, दोनों साइड इंटीग्रेट किए थे, dn/n का इंटीग्रेशन ln n आया था, तो वही तो है।
अरे वही है, उसी को कर देंगे। कितना नंबर देगा? 5 नंबर देगा। क्या बात है। एनसीईआरटी कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज कितना? 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। व्हाट इज द एक्टिव? अरे यार ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ओ आप देखो देखो देखो, बिहार बोर्ड को ना, बिहार बोर्ड को एक क्वेश्चन सेट करना था अपने से, जुड़ नहीं रहा था, तो इसने एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया और इस चीज को उसने बस इतना लिख दिया, ये कर दिया। समझ रहे हो? सेम चीज है। अरे सेम चीज है बाबू। ये यहां से 10⁻³ इसको दोगे तो 4.5 नहीं आ जाएगा। हो गया, मतलब सेम ही क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। वही तो मैं बोलूं कि बिहार बोर्ड के दिमाग में ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहां से आ गया। खैर, ट्रीटियम है हाफ लाइफ 12.5 साल, अंडरगोइंग अ बीटा डीके, व्हाट फ्रैक्शन सैंपल प्योर ट्रीटियम में। अच्छा ये हम लोगों ने देख लिया है, ये भी बिहारी बोर्ड का है और ये भी पूछ चुका है। मैंने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एक बार पूछ चुका है। ठीक है, 1/4 आंसर आएगा। 25 साल का मतलब 2 हाफ लाइफ, आधा का आधा। ठीक ठीक ठीक। बाकी सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस से हटा दिया है ना बाबू। 2019 में पूछा है, 2020, 21, 22 अब ये सब नहीं रहा है। आप जाइए ना सिलेबस देख लीजिएगा, है क्या रेडियो एक्टिविटी? नहीं तो हो गया तो पढ़ा तो चुके ही है ना, क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और क्या पढ़ा मैंने दिया है। बात करेंगे अल्फा डीके की। सुनो, अल्फा डीके ऐसा डीके होता है जिसमें न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, किसकी बात करूं, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2 गो न्यूट्रॉन प्लस 2 गो प्रोटॉन। बोलो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को इन अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो अगर किसी न्यूक्लियस में से 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन इकट्ठा होकर निकल जाए तो बोलेंगे उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, और इस तरीके के डीके को बोला जाएगा अल्फा डीके। अल्फा डीके में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो वो न्यूक्लियस पहले से हल्का होगा, और आप जानते हैं इस वाले फोटो से कि बहुत हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं और बहुत भारी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं। तो बहुत भारी न्यूक्लियस है वो थोड़ा अगर हल्का होगा तो स्टेबल होगा ना, और जब भी कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होता है, तो रिलीज होगा एनर्जी। सही है। अब सवाल है कि अल्फा डीके को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, और इसका हो गया अल्फा डीके। तो बताइए इसके प्रोटॉन्स की संख्या कितनी कम हो जाएगी? 2। प्रोटॉन्स की संख्या 2, और प्रोटॉन्स की संख्या ही होती है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना कम हो जाएगा? 2, यानी कि ये हो जाएगा Z-2। सही है? नहीं समझे आप, देखिए ना 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 ना। ठीक, थैंक यू। मास नंबर कितना कम हो जाएगा? मास नंबर कितना कम होगा? मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने कम हुए हैं? 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन मिलके 4 लोग भागे हैं, तो यहां 4 ना कम हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी होता है अल्फा डीके, एटॉमिक नंबर कम होता है 2, लेकिन मास नंबर कम होता है 4, और एलिमेंट सेम नहीं रहता है। अरे एटॉमिक नंबर बदल गया तो कहां से एलिमेंट सेम रहेगा? और आपको मिलेगा He2 4, और आपको मिलेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसमें भी केमिकल रिएक्शन की तरह हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। तो आप ध्यान से देखिए, इधर कितना है प्रोटॉन, मैंने नीचे वाले को बैलेंस करता फिर ऊपर वाले को बैलेंस करता, ऐसा समझो ना। इधर नीचे में कितना है? जेड है। इधर नीचे में कितना है? Z-2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? वापस से जेड नहीं हो गया? अरे बोलिए ना। हाँ ठीक है। और ऊपर में क्या है? और इधर में क्या? A-4 + 4 मिलके A नहीं हो जाएगा? तो ये चीज होना चाहिए। सही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया यूरेनियम 235 ले लें, 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसमें अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा डीके होगा। तो अब बताओ 92 से कितना हो जाएगा? 90 तब यूरेनियम थोड़े होगा रे, तब थोरियम ना हो जाएगा। आज 238 में से 4 गया कितना?
234, और तुमको फ्री में मिलेगा एगो अल्फा पार्टिकल, और मिलेगा तुमको क्या, एनर्जी। ये हो गया। कह रहा है कि जब कभी भी अल्फा डीके होता है ना, तो बाबू एन और जेड का जो रेशियो है वो बढ़ता है। एन और जेड का रेशियो क्या होता है, बढ़ता है। और आप जानते हैं हेवी न्यूक्लियस के केस में एन बाई जेड का रेशियो 1 से जितना ज्यादा रहेगा, अरे इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ, अरे क्या है ये, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से जितने ज्यादा रहेंगे। अरे यार वो देखा था दोस्ती दुश्मनी वाला कहानी, कि कुछ प्रोटॉन्स अगर न्यूट्रॉन्स में बदल जाए तो बहुत सारा दुश्मनी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अरे देखे थे, वही बात है, हम लोग चाहेंगे कि हेवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ज्यादा रहे प्रोटॉन्स के रेस्पेक्ट में। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा ना बाबू प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, बोलिए उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ये रेशियो 1 से जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये हो जाने से ना एन बाई जेड बढ़ता है। आपको यकीन ना हो तो बताओ, इस केस में एन की वैल्यू कितनी होगी, 146, और जेड की वैल्यू कितनी है, 92। आप देखिएगा इससे ज्यादा होगा। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 144, और ये 90 है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या बोलते हो, थोड़ा सा ज्यादा आएगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। बताओ एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, कितना एटॉमिक नंबर कम होता है अगर अल्फा डीके हो जाए तो 2 कम होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट, कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। हाँ बोलो, ए की बी, पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बैठ के सोच रहे हैं कि ए भी तो है। कुछ लोग तो हैं जो बोल रहे हैं कि बताओ जल्दी से, ईमानदारी से बताओ कौन बोल रहा है कि सर ए भी तो है, ए और बी तो सर सेम ही है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है क्या, कोई नहीं है, तुमको लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, देख लीजिए, ये देखिए, ये 92 और ये कितना है, 90 है, और ये 238 और ये 200, तो ऐसा तो होता ही अल्फा डीके में। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि ये यूरेनियम और ये भी यूरेनियम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर एटॉमिक नंबर कम हुआ है तो एलिमेंट भी बदल जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये तो हो गया नहीं। और इसमें देखिए यूरेनियम से ही क्या बना है, थोरियम, तो यही होगा। अब बाकी सब तो होगा नहीं। इसमें तो मास नंबर 1 बढ़ा दिया, इसमें मास नंबर 4 को बढ़ा दिया, तो ये सब नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन इज द सही ऑप्शन। बताइए कौन होगा इसमें। बोल दीजिए जल्दी। अच्छा हाँ, जेड 2 को कम हुआ है, ए 4 को कम हुआ है, और ये मिला, ए ही होगा ना। तो आंसर हो जाएगा, बताइए ए। बात क्यू वैल्यू की होगी, तो बाबू क्यू वैल्यू के लिए ना, क्यू वैल्यू एनर्जी होता है। क्यू वैल्यू क्या होता है, हाँ एनर्जी होता है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसे को क्या बोला जाता है, क्यू वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई। प्रोडक्ट को हम लोग आजकल डॉटर न्यूक्लियाई ना बोल रहे हैं। एंड मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। इन्हीं के बीच का डिफरेंस है। नहीं समझे ना, नहीं समझे, आगे बढ़ो। इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स हैव एन इक्वेशन a प्लस बी विच इज कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी। ये है आपका पेरेंट न्यूक्लियाई और ये दोनों है डॉटर न्यूक्लियाई। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, अगर ये रिएक्शन अपने से हुआ है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। मास एनर्जी किसका ज्यादा होगा, मास एनर्जी रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का, मास एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, अब प्रोडक्ट का कम होगा। एकदम सही, एकदम सही पकड़े हो।
क्योंकि जब ये A प्लस बी था और जब ये A प्लस बी C प्लस डी में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो मास कम होगा। यानी एकदम सही बोला आपने। अगर आपने ऐसा सोच के बोला तो वेरी गुड, नहीं सोच के बोला तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ये देखिए, मास एनर्जी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का ज्यादा होगा। मैं पूछूं अगर, सॉरी उल्टा बोल दिया, मास एनर्जी रिएक्टेंट न्यूक्लियाई का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा। चलिए ये बताइए बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जितना एनर्जी देने पे हम उसको तोड़ सकें। आप बताइए किसको तोड़ना आसान है, इसको कि इसको? इसको तोड़ना आसान नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है, इनको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब हुआ कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो मास एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा होता है और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा होता है। ये बात आप लिखिए, लिखिए अपने लैंग्वेज में, लिखिए अपनी किताब में। आज एग्जाम था तुम्हारा, कैसा गया? ठीक। सब गायब है, सब संजेवियर वाला ना। तुम आया है? अच्छा ठीक है। और कौन कौन आया है संजेवियर से? ओ 3 आदमी आया है। केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम चल रहा है क्या? तुम कहाँ का है? हाँ क्या? नहीं नहीं, अभी कहाँ कहीं पढ़ते हो स्कूल में? एमजेके में तो काहे के लिए हाथ उठाता है? एमजेके में पढ़ाई होता है, क्रिकेट होता है उसमें। चलो बताओ, लिखो मास एनर्जी ऑफ, मास एनर्जी ऑफ, भाई मास एनर्जी ऑफ क्या होता है? मास एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा होता है, ऐसे लिखिए। मास एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा होता है एंड बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा होता है। मास एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा होता है एंड बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा होता है। ठीक है बाबू? ठीक है। अब सुनिए, अगर हमको पता करना है कि Q वैल्यू कितनी है तो हम क्या करेंगे? इसकी मास एनर्जी में से इसकी मास एनर्जी को घटा देंगे। मान लीजिए इसका मास एनर्जी आया 50 जूल मान लो, और इसका मास एनर्जी आया 40 जूल। का क्या मतलब हुआ? 10 जूल एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो गया होगा। उसी 10 जूल एनर्जी को बोला जाता है Q वैल्यू। ठीक है बाबू? तो बताइए इसका मास एनर्जी कितना होगा? मास ऑफ A इंटू सी स्क्वायर, अरे MC स्क्वायर होता है रे भाई, प्लस मास ऑफ B इंटू सी स्क्वायर। अब इसमें से आपको घटाना है मास ऑफ C इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ D इंटू सी स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या करेंगे हम लोग सी स्क्वायर को कॉमन ले लें। तो बताइए इसमें क्या बचेगा? मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C। क्या हुआ? चलिए मास ऑफ C माइनस मास ऑफ D और इंटू क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। तो ये आसानी से कैसे निकलेगा पता है? आप टोटल रिएक्टेंट के मास में से टोटल प्रोडक्ट के मास को घटा लीजिएगा। जैसे ये 50 केजी आ रहा है, ये 48 केजी आ रहा है, तो कितना हुआ? 2 केजी को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से ज्यादा बढ़िया है ना, ज्यादा बढ़िया है कि आप 931.5 से मल्टीप्लाई करेगा, आपको आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। आप समझे नहीं? अगर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा तब तो आंसर जूल में मिलेगा, लेकिन 931.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है ना हम लोगों ने देखा था? हाँ ठीक है, देखा था हम लोगों ने। तो ऐसी कहानी है, सही है। अच्छा एक और चीज मैं आप बता दूं, फॉर बाबू अल्फा डीके, फॉर क्या उसमें क्या होगा? x मान लीजिए y में आप प्लस क्या अल्फा पार्टिकल में अगर कन्वर्ट करता है, और इस केस में हमको Q वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे?
मास ऑफ एक्स में से मास ऑफ वाई और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को घटा लेंगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं ना समझे आप? अरे इसके मास में से इसके मास को घटा लेंगे तो मिला जुला कि ये मास डिफेक्ट हुआ और क्या। अरे क्या हुआ, ये मास डिफेक्ट हुआ। मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुमको क्यू वैल्यू मिल जाएगा। यहां से जो भी एनर्जी मिलेगा, यहां से जो भी एनर्जी मिलेगा वो पता है किस फॉर्म में हमको मिलेगा, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये यूरेनियम है और ये टूट गया किस में, थोरियम और अल्फा पार्टिकल में। तो जब अल्फा पार्टिकल इसे निकलेगा ना, क्या बोलते हो, निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल इससे निकलेगा तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन अल्फा पार्टिकल अगर इधर जाएगा तो न्यूक्लियस माने थोरियम इधर जाएगा, यानी दोनों के पास वेलोसिटी होगी। ये अलग बात है कि किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्यू वैल्यू को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। है तो एनर्जी ही ना, और ये मिलेगा कैसे, तो इसकी मास एनर्जी में से इसकी मास एनर्जी को आप घटा दीजिए। सही है बच्चों, बोलो ठीक है। क्यू वैल्यू अगर किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव है, ये सुधार लीजिएगा, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, देन रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, ये रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए ना, पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका मास एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मास एनर्जी कम होगा। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, और कभी भी अगर स्टेबिलिटी की बात हो तो वो चीज अपने से होता है। अगर मान लीजिए ए और बी को पता चले कि हम लोग सी और डी में बदल जाएं तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो ये अपने आप बदल जाएगा, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ ये अपने से स्टार्ट भी होगा और इसमें से एनर्जी रिलीज भी होगा, है ना। लेकिन अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आ जाने का मतलब हुआ कि ये होगा, इसका मास एनर्जी होगा कम और इसका मास एनर्जी होगा ज्यादा। तो बताओ ये रिएक्शन अपने आप होगा क्या, ज्यादा मास एनर्जी का मतलब कम स्टेबल ना। और कोई रिएक्शन अपने आप होगा अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल मिले, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कराना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप इसको एनर्जी दे दीजिए तो वो अपने मास में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा। तेरे की ठीक है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक इस पेन को अगर छोड़ा जाए तो ऑटोमेटिकली ये कहां जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़े है कि ये नीचे जाएगा तो कभी ये ऊपर जा ही नहीं सकता है, ऊपर जा सकता है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एनर्जी दिया, ऊपर भी गया ये, ठीक है। चलिए, तो ये बात इसमें लिखा हुआ है। बिहार बोर्ड मतलब पता नहीं क्या यार, ये 2018 लोग। देखो दुनिया में बाबू 3 लोगों की हमेशा इज्जत करना, एक माता पिता की, एक गुरु की, और एक जिसने 2018 में एग्जाम दिया था उसकी। वो अगर कभी भेटा जाए, ठीक है, पता नहीं किस नक्षत्र में उसने जन्म लिया था। अभी बताओ, हम लोग देखे हैं बिहार बोर्ड के 5 नंबर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो सब डेरिवेशंस होते हैं। अब तुम सोचो बाबू कि देख के क्या बीता होगा स्टूडेंट के मन में। मैं मानता हूं कि बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन बोर्ड का भी नाम देखिए, बिहार बोर्ड है, ये बात है। लेकिन एक बात देखिए, इसने अच्छा किया है कि उसने पहले बताया है आपको कि फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन A+B to C+D द क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एज इतना। इसने पहले ही बता दिया कि उसको भी पता था कि सब पढ़ के आया नहीं होगा, तो अगर हमको ऐसा कुछ पूछना है तो पहले हमको पढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हो, तो 2 लाइन में पढ़ा दिया और उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक रिएक्शन दे दिया कि कार्बन बदला है बोरोन में, एक पॉजिट्रॉन निकला है, देखो इसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है, निकला है, और एक इसको ना बाबू न्यूट्रिनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिनो बोला। वो हम लोग बीटा टीका भी नहीं ना पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे, खैर घबराइए मत। और ये भी बोला है कि T half इसका जो है वो 20.3 मिनट है, जिसका कोई
रोल नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, वो बिना मतलब का दे दिया है। मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय, ये पोजिट्रॉन है, क्या है? मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय पोजिट्रॉन इज कितना? इतना। फॉलोइंग द फॉलोइंग वैल्यूज आर गिवन। अब दिया हुआ है इसका मास कितना है? इतना है। कार्बन का मास इतना है, बोरोन का मास इतना है, और पोजिट्रॉन का मास इतना है। और तुमको बताना है कि Q वैल्यू इस रिएक्शन की कितनी होगी। हम जानते हैं, क्या करना होगा? इसके मास एनर्जी में से इसके मास एनर्जी को घटाना होगा। कुछ नहीं है तो इसका मास दिया हुआ है, देखो बाबू दिया हुआ है, इसका और इसका मास दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सी स्क्वायर से मत मल्टीप्लाई करिएगा, आप तो मल्टीप्लाई करिएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इससे जो आंसर मिलेगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। और फिर उस Q वैल्यू को कंपेयर करना है मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय पोजिट्रॉन से। मतलब कंपेयर क्या करना है, ये बताना कि बराबर आ गया है कि ज्यादा आ गया है कि कम आ गया, यही बता देंगे हम लोग खाली। अरे बोलो ना, यही हम लोग बता देंगे। अरे हो जाएगा ना, तो कोई ऐसा बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ये जो 1.5 बीघा में दिया हुआ है ना, तो ये देख के जो है हाँ वो हलक सूख जाएगा, यहाँ तो पढ़ते पढ़ते जान निकल जाएगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीटा डिके की। सुनिएगा, तो बीटा डिके में इट इज अ प्रोसेस इन विच आइदर अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन और a proton is converted into a neutron, and in these processes, इन processes में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन और मिलता है पोजिट्रॉन। है ये क्या है? पोजिट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना तो पोजिट्रॉन मिलेगा, सही है। चलिए, इज एमिटेड रेस्पेक्टिवली। दो टाइप का बीटा डिके देखते हैं, एक होता है बीटा माइनस डीके, एक होता है बीटा प्लस डीके। अब इन दोनों को हम डिटेल में अभी देखेंगे। हाँ, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके। सबसे पहले देखेंगे बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन टूटता है, किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या मिलता है? ये इक्वेशन मैंने इससे पहले भी आपको एक बार बताया है, जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैंने आपसे कहा था कि ये एक बार हम फिर से देखेंगे जब हम सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर ही पढ़ रहे होंगे। आज वो दिन आ गया है। एक बात बताइए, प्रोटॉन तो टूट गया, सॉरी न्यूट्रॉन तो टूट गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और इसमें ऑब्वियसली मास कंजर्व्ड, क्योंकि जब भी कोई अपने आप टूट रहा होता है का मतलब हुआ कि उसमें से एनर्जी रिलीज होगा, तो कुछ ना कुछ इन दोनों का मास इससे कम हो गई। बोलो बच्चों, हो गई। लेकिन हाँ सुनिए, लेकिन चार्ज कंजर्व्ड होगा। बताइए, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0 है। प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन का कितना है? माइनस ई। प्लस ई माइनस ई मिलकर कितना हो जाएगा? एक बार फिर से 0 हो जाएगा। बोलिए ना। तो मास कंजर्व रहे चाहे ना रहे, और कहा न्यूक्लियर रिएक्शन में कहीं मास आज तक कंजर्व हुआ है? हाँ, लेकिन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, इसको बीटा डिके इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, तो बीटा माइनस पार्टिकल बोला जाता है। यानी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन और मिला एक बीटा माइनस पार्टिकल, और मिला एंटी न्यूट्रिनो। मैं एक बार फिर से बता दूं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक आदमी का घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, तो स्कूल का नाम अगर मान लो तुम्हारे स्कूल का नाम भोलुआ है, अच्छा घर का नाम भोलुआ है, ये ई इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया? बीटा पार्टिकल। दोनों एक ही को कहा जाता है। ठीक है, यहां बताया गया हुआ है कि ये जो न्यू बार लिखा है वो क्या है? एंटी न्यूट्रिनो है। एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 होता है, बिल्कुल फोटोन की तरह। जैसे फोटोन होता है ना लाइट का पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो भी उसी टाइप का एक पार्टिकल है। तो इसका रेस्ट मास कितना होता है?
अरे कितना होता है? 0। लेकिन इसके पास मोमेंटम होता है, इसके पास एनर्जी होती है, ये सब होता है बिल्कुल फोटोन की तरह। बीटा डीके प्रोसेस में भी रिप्रेजेंटेड बाय, अब सुनिए, अगर कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर कितना है, और इसका बीटा माइनस डीके हो गया, तो क्या हुआ होगा? इसके न्यूक्लियस में अंदर ही अंदर एक न्यूट्रॉन, अरे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया होगा। तो प्रोटॉन्स की संख्या एक बढ़ जाएगी। अब जैसे रुकिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये देखिए, मान लीजिए कि 1 2 3 गो प्रोटॉन और 3 गो क्या है, न्यूट्रॉन। अब हुआ क्या बाबू? अच्छा, ये जो 3 गो प्रोटॉन है उसको तो ऐसे ही छाप दो, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया है, तो हम लोग इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल दें, तो ये देखिए ये भी प्रोटॉन में बदल, अरे तो 2 गुना न्यूट्रॉन बचा। आप बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या एक बढ़ गई। पिछली बार 3 थी, अब की बार नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 4 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ जाने का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, और एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया तो ये सेम एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए अब हम इसको y से दिखाएंगे और ये हो जाएगा z+1। कौन बताएगा मास नंबर पे क्या असर पड़ेगा? मास नंबर पे क्या असर पड़ेगा? मास नंबर का मतलब हुआ न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उतने ही लोग रह रहे हैं। पहले था 3 और 3 6, अब की बार है 4 और 2 6। यानी याद रखने का है, बीटा डीके में मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है, और ये डीके होगा तो आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, कौन है? ठीक है, मैं पूछ रहा था कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? अरे यार ये खुल कहीं नहीं रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो फास्फोरस जिसका है मान लो कि 15 और ये 31 वाला आइसोटोप है, सॉरी ये 32 वाला आइसोटोप है, तो फास्फोरस का 31 वाला ना ज्यादा स्टेबल होता है, तो पता है क्या होगा? इसके अंदर होगा बीटा माइनस डीके, और इसके अंदर का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ गई, यानी एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16, और तब ये फास्फोरस नहीं कहलाएगा, ये बन जाएगा सल्फर, और ये तो आपका 32 ही रहेगा। मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन, मिलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो। कुछ समझ में आई बात? चलिए ठीक है, तो एग्जांपल देखिए उसमें दिया होगा, सही है। चलिए अब सुनिएगा, मैं ये कह रहा था कि जैसे जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना, और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला होगा। क्या इन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर जगह है? पैदा कहां हुआ है ये इलेक्ट्रॉन? कहां पैदा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर पैदा हुआ, लेकिन जगह है नहीं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई जगह, तो ये न्यूक्लियस उसको क्या करेगा? एनर्जी देके भगा देगा। तो अगर हम मान लीजिए कि यूरेनियम का इतना सा सैंपल लेते हैं, मैंने कोई भी, जैसे फास्फोरस का ही हम इतना सा सैंपल लेते हैं, अब उसके अंदर लगभग इनफाइनाइट एटम्स होंगे। हम सिर्फ 32 ग्राम भी फास्फोरस ले ले, इतना सा 32 ग्राम, उसमें भी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, 10 टू दी पावर 23 एटम्स हैं, और हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अरे तो लगभग इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम टाइप का निकल रहा है, जैसे लाइट का बीम निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम निकल रहा है, और इसी को बोला जाता है बीटा रे। क्या बोला जाता है? बीटा रे, बेटा रे। तो ऐसे BTA लिखा तो बेटा रे भी बोल ही सकते हो, लेकिन बीटा रे है ये, सही है बाबू। चलो ठीक है, नाउ बात करेंगे बीटा प्लस डीके की। अब इसमें होता है उल्टा,
पिछली बार न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट किया था, अब की बार प्रोटॉन कन्वर्ट करेगा और तब मिलेगा देखो पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस नाम ही पड़ा इसका इसलिए क्योंकि यहां क्या मिल रहा है, बीटा प्लस पार्टिकल मिल रहा है। पिछली बार बीटा माइनस पार्टिकल न मिला था, बीटा प्लस पार्टिकल। और मिलेगा अब की बार जो उसको बोला जाता है न्यूट्रिनो। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिनो बोला जाता है। न्यूट्रिनो वो था एंटी न्यूट्रिनो, ऊपर बार लग गया था, कौन हो गया था? ये है न्यूट्रिनो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन और बीटा प्लस पार्टिकल प्लस क्या मिलेगा? न्यूट्रिनो। एक बार फिर से, न्यूट्रिनो का रेस्ट मास होगा 0, लेकिन उसके पास मोमेंटम होगा, उसके पास एनर्जी होगी। आप समझ रहे हैं? देखिए, आपने 2012 मूवी देखा है? 2012 मूवी नहीं, अच्छी मूवी है बिल्कुल, आप खोज के जाके उसको फिल्म का नाम है 2012। कैसे तुम लोगों से छूट गया है? तो हुआ था कि ये 2009 में आया था, 9 या 10 में आया था। उस समय मैं कोटा रहा करता था, तो हाँ ऑब्वियसली देखे थे। उसमें पता है क्या बताया गया है? नास्ट्रादामस नाम के एक इंसान हुआ करते थे। वो बहुत पुराने इंसान थे, मतलब 500-600 या 1000 साल पुराने वो आदमी थे। उन्होंने धरती को लेके ना बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी कि 14वीं शताब्दी में इस ईयर को ये होगा, चाहे 18वीं शताब्दी में ये होगा, और उनका लगभग सारा भविष्यवाणी सही होता है। ठीक है, उन्होंने ही कहा था 2012 में धरती खत्म हो जाएगा, और हम लोगों ने मैट्रिक पास किया था 2007 में। 2008 या 9 में ये मूवी आ गया था। अब आप बताइए, आपको पता चले कि 3 साल बाद धरती खत्म होगा, तो आप इधर आके दिमाग खपाइएगा। तो हम लोग एंजॉय करते थे कि जो 2-3 साल जीवन के जो 2-3 साल बचे हैं, और किताब कॉपी में अगर हम खपा दे क्या, तो ऊपर जाके क्या एंट्रेंस एग्जाम हमको नहीं ना देना है कि स्वर्ग में जाना है तो 320 में 250 नंबर लाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन अब किस्मत सही नहीं था कि धरती बच गया। तो तुम मैंने कौन शाहरुख खान है कि हम, चलो कोई बात नहीं है। तो उस मूवी में मुझको देखिए, उस मूवी में मैंने पहली बार न्यूट्रिनो वर्ड सुना था। उसमें होता क्या है ना कि जब मूवी शुरुआत होती है तो अमेरिका का एक साइंटिस्ट इंडिया आता है, जिसने देखा होगा उसको पता है, शुरुआत में ऐसा होता है। और इंडिया आता है, इंडिया का एक साइंटिस्ट है ना, तो उसने धरती का के अंदर जो कोर है, जो मैग्मा है, वो लोग उसकी स्टडी करते हैं, बोलिए ना। तो उसने वो इंडिया का साइंटिस्ट उस अमेरिका के साइंटिस्ट को एक अंडरग्राउंड टनल में बहुत नीचे लेके जाता है, कई किलोमीटर नीचे लेके जाता है, और मैग्मा के टेम्परेचर की वो लोग स्टडी करते हैं। और वो बताते हैं कि अचानक से जो मैग्मा का टेम्परेचर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका रीजन उसने बताया था, आज भी मुझको याद है, कि सूरज से आने वाले न्यूट्रिनोज की संख्या अचानक से बहुत बढ़ गई है। पता है, सूरज में से उसको पता नहीं, सोलर विंड टाइप का कुछ बोला जाता है, सन फ्लेयर नहीं बोला जाता, सोलर विंड ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ भी है, मतलब एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से सूरज में से अचानक से आने वाले न्यूट्रिनोज की संख्या बढ़ गई। और न्यूट्रिनोज के पास बहुत हाई एनर्जी होता है, और इनका पेनेट्रेटिंग पावर वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो वो धरती को पेनेट्रेट करते हुए डायरेक्ट कहाँ चले जा रहे हैं? मैग्मा में। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वो एक्सपेंड करेगा। किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करेगा तो जगह जगह से वोल्केनिक इरप्शन होगा। और यही उस मूवी में हो रहा है, आप देखिएगा उसको जाके। ठीक है, तो वहां पे मैंने न्यूट्रिनो नाम सुना था, तो इसीलिए याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए बाबू कोई सोडियम है, क्या है बताइए? सोडियम है, 11 है, और ये क्या है? 22 है। लेकिन बाबू सोडियम का तो 23 वाला ना ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका डीके होगा। और मान लो इसका बीटा प्लस डीके हो गया। ठीक है, तो अंदर ही अंदर एक प्रोटॉन तो कम हो जाएगा, तो किस में बदलेगा? न्यूट्रॉन में बदलेगा। ठीक है, एक प्रोटॉन कम होके न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। नहीं समझे आप? जैसे मान लीजिए कि 3 गो प्रोटॉन है, 1, 2 और क्या, और 3 गो क्या है? न्यूट्रॉन है। अभी एक प्रोटॉन कम ना होगा तो बस 2 गो प्रोटॉन रहेगा, और ये बाकी 3 गो न्यूट्रॉन है वो तो रहेगा ही,
और यहां वाला प्रोटॉन किस में बदल चुका है? न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन एक कम नहीं हो गया, तो एटॉमिक नंबर भी एक कम हो जाएगा और ये बन जाएगा 10, और 10 किसका होता है? नियॉन का होता है, ये हो जाएगा। और आपको मिलेगा एक पॉजिट्रॉन और मिलेगा एक क्या मिलेगा? न्यूट्रिनो मिलेगा। लेकिन बताइए, अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि बताइए मास नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी टोटल 6 लोग थे, अभी भी टोटल, पहले 3 3 6 था, अब 4 4 2 6। तो याद रखने का है कि बीटा प्लस डीके हो, अच्छा है बीटा माइनस डीके हो, मास नंबर पर तो असर नहीं पड़ता है। हाँ, एटॉमिक नंबर एक बढ़ता है और एक घटता है। कब बढ़ता है कब घटता है? तो ऐसा याद रखना, उल्टा होता है। माने बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, जो पिछली बार हुआ था। हाँ, माइनस में बढ़ेगा, प्लस में, ऐसे ट्रिक की तरह याद कर लेना। बीटा माइनस डीके होगा तो बढ़ जाएगा, और बीटा प्लस डीके होगा तो एगो घट जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। गामा डीके तो बाबू हो गया ना, ये तो छोटा सा है, इसको देख लो। गामा डीके में कोई मटीरियलिस्टिक पार्टिकल बाहर नहीं निकलता है। जैसे अल्फा डीके में तो हीलियम का न्यूक्लियस निकला था, मैटर का बना है वो, अरे मैटर है भाई। बीटा डीके में भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलता था, वो लोग भी मैटर है, पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लेकिन गामा डीके में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं निकलता है। गामा डीके में गामा रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गामा रेज। आपको पता है गामा रेज क्या है? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रेज कौन होती हैं? गामा रे के बाद आता है एक्स रे, अरे गामा रे के बाद एक्स रे, एक्स रे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिस्से हैं। विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव, ऐसा आता है। मोबाइल में से निकलता है रेडियो वेव। क्या बोलते हो? सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रेज कौन सी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनका एनर्जी होता है। उसकी मौत हो जाएगी, मर जाएगा वो। ठीक है, सुनो इधर देखो, विजिबल की एनर्जी आपने पढ़ा होगा 1.8 से लेके 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। गामा रेज की एनर्जी होती है इन द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 लाख गुना। विजिबल अभी जो लाइट निकल रहा है, अरे बोलो, समझ लो कि इसमें से अगर गामा रे निकले ना, ऐसा ऐसा 10 लाख बल्ब जलाना पड़ेगा आपको। अब सोचिए, अब इस पूरे कमरे में ऐसा ऐसा 10 लाख बल्ब में जला दूं, तुम समझो क्या होगा? कोई बचेगा इसमें? बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अब सुनिए। कहानी ऐसी है कि जब कभी भी अल्फा डीके या बीटा डीके होता है, जैसे मान लीजिए कि ये यूरेनियम है, मान लीजिए, क्या है बताइए? अब इसमें से अल्फा डीके हो गया तो क्या होगा बताओ? यहां से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल के निकल जाएगा। तो अब ये यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम में। अरे हो गया यार, पार्टिसिपेट कर लो, 2 मिनट में मैं छोड़ देता हूं। ये यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब यहां से निकला है बाबू रे, तो यहां गड्ढा ना बन जाएगा? नहीं समझ पाए? बन तो चुका है ये थोरियम, लेकिन क्या ये थोरियम अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहा है? उस गड्ढे के साथ, ये इस गड्ढे के साथ ये कभी अपनी जिंदगी बिता सकता है? नहीं। अब ये अपने आप को क्या करेगा? गोल करेगा। जिसको जाना था वो जा चुका है। जैसे, ठीक है, जिसको जाना था वो, तो जो गड्ढा आ गया है, चाहे मान लो कि यहां से भी एक अल्फा पार्टिकल निकला, यहां से ढेर सारे गड्ढे होंगे। तो अब ये क्या करेगा कि इधर से एगो प्रोटॉन, इधर से एगो न्यूट्रॉन भेज के इसको गोल करने की कोशिश करेगा ना। तो जब वो गोल कर देगा तब भी वो तो थोरियम ही ना रहेगा। इसको बोला जाएगा थोरियम का एक्साइटेड न्यूक्लियस, क्योंकि ये थोड़ा कम स्टेबल है, धैर्य तेरे की। और इसको बोला जाएगा थोरियम का ग्राउंड स्टेट वाला न्यूक्लियस, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। बोलिए ना। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर थोड़ा सा, अरे फिर से थोड़ा सा स्टेबल होगा,
नहीं समझ में आया। और स्टेबल होगा तो अब की बार जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा? फोटॉन्स के फॉर्म में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन्स कभी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते थे तो वो फोटोन रिलीज करते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोन रिलीज करते थे वो आपको याद होगा सम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का आता था सॉरी सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आता था। ये जो फोटोन रिलीज करेंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का आएगा। अरे बोलो जल्दी। हाँ ऐसा कहानी है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक कोबाल्ट लें, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27 और मास नंबर है 60, और इसका मान लीजिए बीटा माइनस डीके हो गया। बीटा माइनस डीके में बताइए एक बढ़ेगा कि घटेगा? एक बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बाबू 28 निकल का ना होता है, अब मास नंबर पर तो असर पड़ता नहीं है, बोलिए ना। लेकिन अभी भी ये एक्साइटेड स्टेट में है। जाने के बाद जैसे ऐसा समझिए ना कि मान लीजिए कि अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जब बेटी की विदाई हो जाती है तो घर वाले बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि नहीं, कि चलो मतलब जो भी था सब अच्छे से निपट गया, जिसको जाना था वो चला गया, है कि नहीं। थोड़ा सा रिलैक्स्ड वहां का मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो वहां आई उस घर में कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन मान लो कि उस बेटी का अगर कोई अपना स्पेशल कमरा होगा तो वो तो कमरा खाली हो गया, आपको क्या लग रहा है अब हमेशा वो कमरा खाली ही रहेगा क्या? अब बाकी के जो मेंबर्स होंगे, हाँ उस मतलब कमरे का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए तो भाई एक ही कमरे में रहता था, अब उसमें से एक उस ले लेगा। तो ये जो उसके जाने के बाद जो स्टेबिलिटी आई थी वो तो अलग है, वापस से कमरे को जब रीअरेंज किया जाएगा ना तो एक स्टेबिलिटी फिर आएगा। घर के लोग थोड़ा और पहले से ज्यादा फैली में रहेंगे, है कि नहीं। तो यहां भी एनर्जी रिलीज होगा और यहां जो एनर्जी रिलीज होगा वो गामा पार्टिकल के रूप में होगा। तो सुनिए अभी बेटी की विदाई हुई है तो घर अभी कौन सा स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में है। अब एनर्जी रिलीज होगा तो एक फोटोन रिलीज होगा जो गामा पार्टिकल का होगा, वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, एक और फोटोन रिलीज होगा, वो होगा 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तब जाके निकल अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। सवाल ये है कि चाहता तो डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता था ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों की एनर्जी को मिला दीजिएगा तो 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत खतरनाक एनर्जी है। इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर पाना इसके लिए पॉसिबल, तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट में रिलीज करता है। नहीं समझ में आया? तो ऐसा होता है, क्या बोलते हो? तब अब ये हो गया कि गामा एमिशन ऑलवेज हैपेंस विद क्या? अल्फा और बीटा एमिशन। जब भी अल्फा और बीटा एमिशन होगा तो वहां गामा एमिशन भी होता है, ठीक है। भाग जाओ तुम लोग। अच्छा 1 मिनट रुको, तो 1 मिनट रुको।